This is another video about poem Love Letter written by Louise Bennett Coverley, the Jamaican poet. We discuss in detail the summary, line by line explanation, themes and critical analysis in this video. Let's get started with summary. Love Letter, as the name suggests, by Louise Bennett is a Caribbean or Jamaican dialect poem and it has expressed deep affection. So dialect basically refers to the tongue or talk or the language or idiom, and affection, love. The poem has been presented as a love letter and it has utilized playful language to convey immediate attraction to the recipient from their first meeting. मीन्स कि पहली ही मुलाकात में इन्होंने एक दिखाया है कि किस तरह एक अट्रैक्शन, एक मोहब्बत और एक खिंचाव और एक प्यार डेवलप हो गया है दो लोगों में. द डायलेक्ट एड्स अ कल्चरल रिचनेस celebrating Caribbean language, vividly recounting the initial encounter. The poem describes surroundings, reactions and emotions. So in this poem, actually in the first interaction between the two, became attracted towards each other has been very vividly and playfully reflected through cultural Caribbean language. The poem includes a drawing with symbolic elements. Freckles represent the poet's heart, and a plate of yum and shellfish symbolizes an unbreakable connection. Fraction means heart which is in batches. Yum actually refers to the taste. कोई चीज जब मजे की लगती है, अच्छी लगती है, तो we see yummy. And shellfish is a kind of fish like crawfish, crayfish or such lobster, means कि जिसके shells होते हैं. And unbreakable connection refers to means कि जिस तरह ये चीजें जो हैं इनका आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शन है, जायके का, शेलफिश का, और दिल जो है वो फ्रैकल्स में है या पीसेस में है, या समझने के टूटा हुआ दिल है या उसकी याद में तड़पता हुआ दिल है, इसका एक कनेक्शन जो है रिफ्लेक्ट किया गया है. So again, playfully inviting interpretations, the poet humorously acknowledges poor writing skills but expresses determination to convey feelings through drawings. Means कि वो जो लिख नहीं सकते उस लव लेटर के अंदर कोई अच्छे तरीके से, लेकिन वो ड्राइंग के जरिए अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं. So the drawing includes a ring on a finger. एक उंगली है जिसके ऊपर एक अंगूठी बनाई गई है, यानी कि वो प्रपोजल का एक एलिमेंट इसमें आ रहा है, और ये सिंबलाइज करता है कि जो पोएट है उसकी एक डिजायर है कि वो शादी करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है. सो अगेन द रिसिपिएंट जिससे प्यार किया जा रहा है, तो उसको बताया जाता है कि वो एक स्ट्रिंग को यूज करेगा, एक सिंबल ऑफ एक्सेप्टेंस के, मीन्स के एक स्ट्रिंग को, कि वो अगर राजी है तो वो एक स्ट्रिंग को यूज करेगा. और पोएम जो है वो एक वार्म किस्म की विशेस के ऊपर और बड़ी एक गुडविल जेस्चर के ऊपर एंड होती है और रिपीट करती है एक्सप्रेशंस ऑफ लव को. और पोएम में एक चार्मिंग और कल्चरली रिच किस्म की सेलिब्रेशन है प्यार की, और ब्लेंडेड ह्यूमर है इसके अंदर, और अफेक्शन है, खिंचाव है, लगन है, तड़प है, मोहब्बत है, और एक सिंबॉलिक किस्म की इमेजरी है कि एक यूनिक कैरेबियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो प्यार करने वाले किस तरह एक दूसरे से इजहार कर रहे हैं और दिल में शादी की ख्वाहिश दबाए बैठे हैं. सो वी गो विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. सो एज द लाइन जो कि बोल्ड हैं, इटैलिक हैं और अंडरलाइंड हैं, ये एक्चुअल लाइंस हैं, एक्चुअल टेक्स्ट है पोएम का. आई जस्ट रीफ्रेज देम और पैराफ्रेज देम. So the poet is expressing affection and endearment to someone that they love dearly using a dialect. एक खास जुबान जो लैंग्वेज कैरेबियन पैटवा जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, उसको यूज करते हुए एक मोहब्बत का और अफेक्शन का या प्यार का एक इजहार जो है वो किया जा रहा है. एंडेयरमेंट मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट है, एक फ्लैटरी है, एक स्वीट थिंग है, जो एक लविंग वर्ड्स हैं और स्वीट टॉक है. A poet has also utilized playful and unique term of endearment. Endearment mean बहुत मतलब प्यारा, दिल के करीब. Next, most terms and more terms of the endearment express the poet's attraction to the person. Means कि endearment, sweet, lovely, sweetheart, इस तरह के जो अल्फाज हैं, means कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है. और अगेन वो जो राइटिंग में कमजोर है, तो एक टूटा फूटा सा अंदाज है, लेकिन प्यार का इजहार है इस लव लेटर के अंदर. So a simile comparing the poet's attraction to how flies are drawn to sugar, कि उसने जिस तरह के
मक्खियां आ जाती हैं चीनी के ऊपर या मीठे के ऊपर, तो उस तरह मतलब कि तुम इतने मीठे हो और तुम में इतनी मिठास है और इतना जायका है तुम में कि बस बंदा खिंच चला आता है तुम्हारी तरफ। पोइट ने यह भी डिस्क्राइब किया है कि जो एक्ट ऑफ राइटिंग है इस लेटर के अंदर, ये पेन निब है, और वो मतलब कि सजेस्ट कर रही है कि उसका जो इंथुजियाज्म है और जो स्पीड है और वो जिस तरह से लिखना चाह रहा है ये पोएम, या अपने प्यार का इजहार करना चाह रहा है, तो जैसे कि पेन ने फ्लाई कर रही है, मतलब कि उड़ रही है और लिखे जा रही है और जो इजहार है वो करे जा रही है, क्योंकि वो ड्राइंग्स बना रहे हैं उसके अंदर। तो मतलब कि वो जो उसके दिल के जज्बात हैं वो जितना मुमकिन है पेन की निब से कागज के ऊपर जा रहे हैं। फिर अगेन एक मेमोरी की रिकॉलिंग है, एक रिमेम्बरेंस है, एक याद है पुरानी, और वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि पहले दिन जिस दिन नजर मिली इस बंदे से, उस शख्स से, तो उसी दिन से इसने मेरा दिल जीत लिया है, या मेरी अटेंशन या मेरा सुकून या मेरी तड़प सारी की सारी उसकी तरफ हो गई है। और फिर जो उनका पहला इंटरेक्शन हुआ है कहीं रास्ते में, जबकि वो ट्रैम एक गाड़ी या जो एक लोकल ट्रेन चल रही होती है शहर के अंदर, उसमें कहीं सफर करने के लिए जा रहे थे, और वो जो वो मूवमेंट कर रही थी वो उसने ऑब्जर्व किया और वही उसके दिल को लुभा गई है। और एक सराउंडिंग है जो पोएम की उस बंदे के आसपास उसने एक्सप्लेन की है कि उस वक्त जो सिचुएशन थी कि हम कोई बस थी या कोई एक ट्रेन थी जिसके ऊपर हम सफर करने की कोशिश कर रहे थे और वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी, उसको डिस्क्राइब किया गया है 2 लाइंस में। और डिपिक्ट किया गया है कि एक मोमेंट है कि जब एक कार गुजरी थी पास से और उससे एक रिएक्शन जनरेट हुआ था, और फिर ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो रिएक्शन था वो ये था कि शायद तुम हैरान हो गई थी या स्टार्टल्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी। स्टार्टल्ड बेसिकली होता है फ्राइटेंड, सरप्राइज्ड, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसके अंदर होता है, अस्टोनिश्ड, अमेज्ड, शॉक्ड, ये स्टार्टल्ड के मीनिंग में लिया जाता है। और फर्दर इसमें एक डिस्क्रिप्शन है कि मजीद वो सरप्राइज हुई रिएक्शन के ऊपर यह हुआ कि जब एक ह्यूमरस किस्म का कंपैरिजन ड्रा किया कि डंकीज यार्न एम्फसाइजिंग द ओपननेस ऑफ द पर्सनस माउथ, के तुम मतलब अनजाने में खड़ी थी या खड़े थे और तुम्हें जिस वक्त मतलब के नींद आई हुई थी या हल्की सी तुम्हारे ऊपर एक लेजीनेस का एलिमेंट था और तुमने यॉन किया, मतलब के जो एक सोने की फीलिंग बंदे में आती है उस तरह के एक्ट किया, तो मैंने उसको मतलब एक एक डिटेल बता रहा है कि तुम्हें जो पहला इंटरेक्शन है, मतलब तुमने पहना क्या था, तुम दिख कैसी रही थी, तुम कर क्या रही थी, तुम्हारे आसपास चीजें किस तरह चेंज हो रही थी और क्या हो रहा था, पूरे का पूरा वो नजारा उसने उसकी याद के तौर पे अपने दिल में बसाया हुआ है, और उसको मतलब छोटे छोटे सिंबलाइज करके या इमेजरी से या पर्सोनिफाई करके या मेटाफोरिकली बयान करने की कोशिश कर रहा है। एक इमोशनल रिएक्शन भी डिस्क्राइब किया गया है पोएट का, जो इंडिकेट करता है एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और अफेक्शन, मतलब कि प्यार और मोहब्बत जो बस भरी पड़ी है अंदर से और बस उसको कोई भी वो मिल नहीं रहा कि वो उसके इजहार करे और वो निकाले इस चीज को। और फिर एक्सप्रेस कर रहा है पोएट अपनी फीलिंग कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसका एक पर्पस है, और वो मतलब कि उस पर्सन के साथ इस तरह अटैच्ड है कि जैसे वो जिंदा ही उसके लिए है, और ये चीज वो एड्रेस कर रहा है, उसको बयान करना चाह रहा है। नेक्स्ट इज के रिक्वेस्टिंग नॉट टू क्रिटिसाइज द लेटर डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी और पॉसिबल लैक ऑफ एलोक्वेंस, मींस कि इतना जबरदस्त मैं लिखारी नहीं हूं, मैंने कभी नहीं लिखा, एक्सप्रेस नहीं किया, आर्टिकुलेट नहीं किया, मेरी कोई इतनी परसुएसिव या इलोक्वेंस नहीं है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने तेरे लिए लिखा है और जो लिखा है तुम उसको कबूल करना और दिल से कबूल करना, और इन अल्फाज में मत जाना, अंदर के जज्बात को समझने की कोशिश करना कि मतलब अंदर मेरे क्या है तुम्हारा ये। तो वो फिर मान भी रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि द पोएट अवेयरनेस ऑफ देयर लिमिटेड राइटिंग स्किल्स, की लिखाई इतनी अच्छी नहीं है। पोएम फर्दर डेवलप होती है, सो डिस्पाइट लिमिटेड एजुकेशन, तालीम भी कम है, लेकिन फिर भी वो डिटरमेंट है अपनी फीलिंग अपना इजहार करने के लिए कि मीन्स कम पढ़ा लिखा हूं, अच्छा लिख नहीं सकता, लेकिन बस अभी तेरे चक्कर में फंस गया हूं और समझ ले जो मैं कहना चाहता हूं। सो अगेन एक एक्नॉलेजमेंट है, एक लिमिटेशन है कि स्पेलिंग और एक्सप्रेसिंग जो है, और एक विलिंगनेस टू कन्वे द इमोशंस है थ्रू राइट ड्राइंग, कि मैं जो कह सकता हूं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकते, तो वो ड्रा करना शुरू कर देता है कुछ भी जो उसके ज़हन में आता है, तो वो मीन कहता है कि जो कुछ उसके दिल में है और जो उसके जज्बात हैं और जो उसके इमोशंस हैं वो उतर ही नहीं सकते कागज के ऊपर, वो बयान हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ फील किए जा सकते हैं। तो बेसिकली वो रेफर कर रहा है कि राइटिंग मेरी कमजोर है, लेकिन मैंने जो मेरे जज्बात थे उस लेटर की एक नुक्कड़ में एक ड्राइंग बनाई है, मुमकिन तौर पे एक दिल बनाया हो जिसमें से एक तीर गुजर रहा हो, वो जिस तरह एक नॉर्मल उसमें 2-4 कतरे खून के गिर रहे हो, तुम उसको समझ दो, इस पे मत जा लिखा क्या है, वो समझ जो मैं कहना चाहता हूँ। तो अगेन एक सिंबोलिज्म है कि ये जो फ्रैकल्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोर्ट्स आर्ट को, कि ये जो कागज है इसके ऊपर जो टुकड़ों टुकड़ों में तहरीर है, जो टूटी फूटी चीज है, ये असल में मेरा दिल है जो टूटा पड़ा है तेरे पीछे। So it is describing the symbols in the drawing, possibly representing
शेयर्ड मील्स और एक्सपीरियंसेस में कोई इस तरह की ड्राइंग बनाई है जिसमें कहीं हम कभी कोई मिल के हम गए हों, घूमे फिरे हों, या हमने बैठ के खाना खाया हो, या कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा टाइम है जो हमने मिल के गुजारा हो और बस तुम थे, मैं थे और हम एक दूसरे में गुम थे, कोई इस तरह की सिचुएशन। सो अगेन एक डिजायर है, एक लास्टिंग कनेक्शन है पर्सन के साथ कि बस उसको रोकना चाह रहा है, उसका होना चाह रहा है, उसमें खो जाना चाह रहा है बस, और उसको बताना चाह रहा है और इजहार करना चाह रहा है अपना। So the next again it refers to the drawing of the two faces, like representing the poet and the person, means के दो चेहरे बनाए हैं मैंने, एक मैं हूँ और एक तू है, और डिस्क्राइब कर रहा है इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रॉन फेसेस, कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तुम जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो कागज पे लाने की मैंने कोशिश की है, तो ये दो चेहरे, ये दो ड्राइंग्स नहीं है, ये तुम हो और मैं हूँ। और फिर क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ द फेसेस इन द ड्राइंग, कि ये कौन है, मतलब कोई कसर छोड़ नहीं रहा उसको समझाने की और बताना चाह रहा है, तो वो कौन है, तो एक तुम हो और एक मैं हूं। और वो इंटरप्रिटेशंस और ड्राइंग्स जो हैं पूरी एक चॉइस दे रही है उस पर्सन को और ऑफर कर रही है कि समझो मेरे दिल की बात। और फिर मजीद क्लैरिफाई करने के लिए वो एक और ड्राइंग की तरफ इशारा करता है, और ये ड्राइंग क्या है कि एक उंगली है जिसके अंदर एक अंगूठी है, और ये सिंबलाइज कर रही है कि बस हो जा मेरी, बन जा मेरी, शादी करते हैं मिलके। तो ये जो ड्राइंग का सिंबलिज्म यूज किया गया है, बेसिकली ये मैरिज की डिजायर जो है, मींस के अंगूठी जो रिंग फिंगर के अंदर होगी, तो मींस के प्रपोजल की, द एलिमेंट ऑफ प्रपोजल फॉर द मैरिज। अगेन एक और एलिमेंट है जो ड्राइंग का है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबॉलिक कनेक्शन को, तो मींस जो वो लिखने में कमजोर था, उस कमजोरी को पूरा करने के लिए उसने ड्राइंग का सहारा लिया। अगेन वो बंदा इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग अराउंड देयर वेडिंग फिंगर, कि वो अगर आप राजी हो तो मतलब वो जो अराउंड फिंगर एक स्ट्रिंग है, वो एक इशारे के तौर पे है कि वो फिंगर फॉर द सिंबॉलिक एक्ट, कि तुम्हारी अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो बस इस स्ट्रिंग को पकड़ दो। और उस पर्सन को एडवाइस कर रहा है कि चूज द राइट साइड फॉर द सिंबॉलिक एक्ट, कि दुरुस्त साइज की एक इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो सिंबलाइज कर रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, के मींस के एक अगर आप उस स्ट्रिंग को पकड़ लेते हैं और मींस कि वो अगर फिट इन होती है, ये मतलब वो जो अंगूठी का साइज है वो तुम्हें फिट हो जाता है, तो मैं समझूंगा जैसे कि तुमने मेरा ये प्रपोजल कबूल कर लिया। तो अभी हम क्लोजिंग लाइंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन पोइट जो है आइडेंटिफाई करता है कि जो मैन है वो जो एड्रेस कर रहा है पर्सन को विद द टर्म ऑफ एंडियरमेंट, मींस कि इस सिचुएशन में मैंने दिखाया कि एक मर्द अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है औरत के लिए। सो अगेन औरत एक एक्सॉल्टेड प्लेस पे है, एक गिविंग एंड पे है, मींस कि मैन जो है वो टेकिंग एंड पे है, उसको मिलती है मोहब्बत या नहीं मिलती, लेकिन फीमेल अब ये उसकी है डिस्पोजल पे कि वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, लेकिन वो अपनी टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट, मोहब्बत की, एक कॉम्प्लीमेंट की, एक ब्लेंडिशमेंट, फ्लैटरी और काइंड वर्ड्स जो है वो अपने बयान कर रहा है और अपना मुद्दा जो है बयान करना चाह रहा है और ख्वाहिशमंद है कि उसको समझ आ जाए। और वो अगेन विश कर रहा है कि वेल अंटिल दे मीट अगेन, कि तुम ठीक रहो, खैरियत से रहो, मुस्कुराती रहो और इसी तरह गुलाबों की तरह खिली रहो और जनाब तारों की तरह चमकती रहो जब तक कि हम दूसरी बार मिलें। एंड फिर रिक्वेस्ट करता है कि एक्सेप्ट कर लो मेरी सिंसियर इमोशंस को, और अपने खत का इख्तिताम करता है और कहता है रिपीटेड वर्ड्स के साथ ऑन लव, के विद लव एंड लॉट्स ऑफ लव, कि बस प्यार ही है और प्यार ही है और प्यार ही है। So let's discuss themes of the poem. So the first theme of the poem is love and affection. The central theme of the poem is love. The poet expresses deep affection and love for the person addressed in the letter. The use of endearing terms like darling, love, little love, and sweetie Sue reflects the poet's emotional attachment. So मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल अल्फाज में चीज़ें बनाई हैं और पोइम जो थी उसको लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन की है। तो अब ये जितना भी आगे टेक्स्ट आएगा वो एक लाइन की बजाय आपको 3 से 4 लाइन्स नजर आएंगी, और उसको मैं बस इंग्लिश में आपके सामने पढ़ के थोड़ा थोड़ा एक टच करता जाता हूँ। इसको मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा थीम्स निकल सकें, जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सके ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म का कॉन्टेंट बन जाए। सो अगेन कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो एक इसकी थीम है। So the poem is written in a Caribbean or Jamaican dialect, and it has showcased cultural identity of the poet. The use of unique expressions, terms of endearment, and the overall linguistic style contribute to the cultural richness of the poem. So Louise Bennett जो हैं वो तो बिल्कुल इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक खासा है कि उन्होंने थ्रू आउट अपनी राइटिंग में करेबियन पैटवा जो है, ये करेबियन कल्चर जो है और करेबियन आइडेंटिटी को जिंदा रखा है, उसको प्रिजर्व किया है, उसको सेलिब्रेट किया है। ह्यूमर और प्लेफुलनेस थ्रू आउट द पोएम है,
So there is playful and humorous tone. The poet employs amusing comparisons such as like how flies goes for sugar. जिस तरह मक्खियां मीठे पर जाती हैं उसी तरह just like jackals start yawn, जिस तरह के डंकी जो है वो मतलब कि yawn करता है मीन्स इसने सिंबलाइज किया है कि बिल्कुल ये एक ना लाइट हार्टेड किस्म की और बड़ी एक हल्की फुल्की सी जॉयफुल क्वालिटी टू द एक्सप्रेशन ऑफ लव, मतलब उसकी सादगी देखें कि वो कैसी कैसी एग्जांपल्स देके अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा है। इसको हम सादगी भी कह सकते हैं और उसको हम उस बेचारे की मजबूरी भी कह सकते हैं कि अभी फंस गए हैं तो अभी क्या करें, अभी मतलब दिल उसको दे बैठे हैं तो अभी उस पर ही है कि वो मान जाए और हमारा काम चले, नहीं तो भाई हम तो मरते हैं ना। So symbolism and imagery जो यूज हुई है, तो poem includes a drawing with symbolic elements such as freckles representing the poet's heart and a plate of yum and shellfish symbolizing an unbreakable connection, because बैठे हैं और अकेले टाइम पास कर रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। And use of symbols enhances the depth of the poem, allowing for layers of interpretations कि आप उसमें जो लिखा है उसको 10, 12, 15, 20 एंगल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो फिट इन होगी। मीन्स आपने मोहब्बत का इजहार करना है, उसको जिस जिस सिरे से भी पकड़ेंगे वो घूम के आके उन्हीं लाइंस पे रुकेगा जो पोइट ने लिखी है। डिजायर फॉर मैरिज है इस पोइम के अंदर। सो एज अ थीम अगर इसको हम डिस्कस करें तो सिग्निफिकेंट थीम इन द पोइम इज द पोइट्स डिजायर फॉर मैरिज। The drawing includes a finger with a ring, and the poet instructs the person to place a piece of string around their wedding fingers as a symbolic act of accepting the proposal. So this theme reflects commitment and a longing for a lasting relationship. So एक होती है कि मैं आपको याद कर रहा हूँ ना, missing you, लेकिन एक ये जो लॉन्गिंग है ना, ये मिसिंग से भी ऊपर की चीज है। ये डिजायर है, ये विश है, ये यर्निंग है, हंगर है, क्रेविंग है, एक है, पेन है, दर्द है, लस्ट है, मतलब एक हद है, याद करने की एक हद है ये ना। सो कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज को अगर हम देखें, सो पोएम हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। Despite the acknowledgement of poor writing skills, the spelling, the poet is determined to convey their feelings through both words and drawings. This theme underscores the importance of genuine and heartfelt communication in relationship. So, जो communication है वो बड़ी genuine है, सादा है और नेव सी है, और एक बंदा जिसका राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है उसकी है, लेकिन है genuine, दिल से है, पुरखुलूस है, प्योर है, खालिस है और heartfelt है, कोई समझे तो दिल को जाके लगती है। So next theme is simplicity and humility. So the poet acknowledges the simplicity of the writing and expresses humility by stating, humility मतलब self effacement, एक humbleness, modesty, meekness, shyness, मान रहा है कि मैं बड़ा कमजोर हूँ। Me learning not too good, but what I can't spell I will draw, जो मैं लिख नहीं सकता मैं तो ये तस्वीर बना के भेजूंगा। This theme adds a touch of vulnerability of the poem, कमजोरियां बता रही है उसकी, and emphasizing the sincerity of the poet's emotion, कि कितने पाकीज़ा जज्बात का वो इजहार करना चाह रहा है। And we discuss longing and anticipation as the last theme of the poem. The poem conveys a sense of longing, missing से ऊपर की डिग्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, and anticipation means expectation, hope, eagerness, keenness, looking forward, बस इंतजार कर रहा है और बड़ा पुरुमीद है और बड़ा पुरहौसला है। As the poet reflects on the first day that saw the person, कि पहले दिन ही जब मैंने देखा था तुझे, उस दिन से मैं पुरुमीद हूं कि तुम होगी तो मेरी होगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। The use of vivid imagery such as the person standing stiff with fright, डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं कहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ उसके उल्ट ना हो जाए, और स्टिफ है, बड़ा ऐसे सख्त खड़ा हुआ है, बिल्कुल डर है उसके दिल के अंदर कि उसका प्रपोजल रिजेक्ट ना हो जाए, और कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द इमोशनल डेप्थ और एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रहा है। अगेन नॉस्टैल्जिया, विस्टफुल रिकॉलिंग ऑफ मेमोरीज। सो ये होम सिकनेस या आप समझ लें कि रेमिनिसेंस, विस्टफुलनेस, लॉन्गिंग, मेलंकली मींस के एक इस तरह की याद जिसमें आपको एक रिग्रेट हो और आपको चीजें याद आती हैं। विस्टफुल मींस के रिग्रेटफुल, वो वक्त याद करके आपको रिग्रेट होता है कि काश ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, मैं ये नहीं वो कर लेता तो मेरा काम बन जाता। नाउ वी डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम। So in critical analysis, Love Letter by Louise Bennett is a charming and culturally rich poem that offers a unique perspective on love expressed through a distinctive Jamaican dialect. The poem's appeal lies in its blend of humor, cultural identity, and heartfelt emotions.
The tone of the poem is affectionate, प्यार से भरी हुई है, humorous, मजाक भी है इसमें, and playful, और मजा आता है पढ़ के. The use of endearing terms like darling, love, little love, and sweeties who creates a warm and intimate atmosphere. मोहब्बत का एक माहौल बनाते हैं. The humor in the poem evident in comparisons like how flies go for sugar, and just like when jackals start yawn, adds a light-hearted touch. एक हल्का फुल्का मजा देता है इसमें, मेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लव एंजॉयबल एंड एंगेजिंग. सो इसे जो हम पढ़ते हैं वो हमें एंगेज भी करता है, अट्रैक्ट करता है, और हम उसको एंजॉय भी करते हैं. द पोएम डजंट एक्सप्लिसिटली मेंशन अ स्पेसिफिक सेटिंग. कोई इस तरह की खास सेटिंग नहीं है, कोई शहर या कोई जगह का नाम नहीं बताया गया, बट लैंग्वेज डायलेक्ट सजेस्ट करता है कि ये कैरेबियन और जमैकन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, और इसकी जो सेटिंग है ये इमोशनल है और साइकोलॉजिकल है और हार्टफेल्ट है, और एक रिकलेक्शन ऑफ अ मोमेंट है कि जब पर्सन फंस जाता है, किसी को दिल दे बैठता है, आंखें चार हो जाती हैं. सो यूज ऑफ लोकल एक्सप्रेशन एंड कल्चरल रेफरेंसेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ प्लेस, evoking a vivid sense of Caribbean atmosphere. Symbolism is crucial in this poem, particularly in the drawing described by the poet, freckle symbolizing poet's heart, plate of yum and shellfish representing unbreakable connection. Finger with the ring is a powerful symbol of poet's desire for marriage. An act of placing a piece of string around the wedding finger becomes a symbolic gesture of commitment and acceptance. So these symbols and depth to poem, allowing nuanced interpretations of love, connection, and commitment. So he loves nuanced, it means intricate, detailed, full of information. Jamaican dialect and local expressions in terms of use of language give the poem a distinctive flavor. एक खास जायका, एक खास मजा, एक खास लज्जत देती हैं. And the use of non-standard English adds authenticity and cultural richness. के उसने इंग्लिश को जिस तरह लविंग को लविन लिखा है, मीन्स जिस तरह वो अमेरिका को अमेरिका लिखती है, जिस तरह वो इंग्लैंड को इंग्लैंड लिखती है, मीन्स कि वो जमैकन कल्चर में इंग्लिश बोलती है, जमैकन स्टाइल में. So allowing the readers to immerse, डूब जाता है बंदा in the poet's world. शायर ने जो दुनिया बनाई है उसमें आप डूब जाते हैं, और खास तौर पे जिनको मोहब्बत हुई है और जिन्होंने इस तरह की सिचुएशन गुजारी है, उनको तो अपना जमाना याद आता है, तो वो तो मजीद खो जाते हैं. So poets' use of language is a celebration of Caribbean identity, highlighting the beauty of linguistic diversity, the incorporation of colloquialism, and phonetic spelling enhanced the poem's accessibility and evokes a sense of genuine expression. So accessibility means it enhances understanding, and colloquialism refers to the local idioms, local vulgarism or popular expression or common terms used in the Caribbean language. Now we go with the figurative language. The figurative language in the poem in terms of simile, so we say like how flies goes for sugar, and just like when jackals start yawn. So we take these two as example, and it clears that the first simile compares the poet's attraction to the person to the way flies are drawn to sugar. मक्खियां जैसे गुड़ पे आती हैं, वैसे मैं तुझ पे आता हूँ. It vividly conveys the intensity and natural inclination for the poet's feeling. मतलब कि ये खुद ही हो रहा है, मेरे ना चाहते हुए भी हो रहा है, ये voluntarily हो रहा है. Or another simile, so it is comparing the open mouth to a donkey's yawn. So means कि बिल्कुल फुल मुंह खोला है और बिल्कुल लहर में और बहर में, और मतलब कोई किसी की परवाह नहीं है और अपनी जिंदगी में और अपनी मस्ती में. So it creates a humorous image emphasizing the surprise or shock on the person's face के वो देख के उसको हैरानी कैसे हुई और उसको उसकी फिजिकल अपीयरेंस ने रिएक्ट कैसे किया, उसको रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट इज personification. So the pen nib suggesting that it is so eager to express the poet's emotion that it takes on a life of its own. मतलब कि पेन खुद लिखना चाहता है और बताना चाहता है कि इसके दिल में क्या है, तो पेन खुद ही चलने लग गया है. और इट एड्स अ डायनामिक एंड एनिमेटेड क्वालिटी टू द एक्ट ऑफ राइटिंग. मींस कि पेन खुद ही नहीं चल सकता, लेकिन एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी पेन को दी गई है और पर्सोनिफाई किया गया है. सो द मेटाफर, द फर्स्ट डे यू कैच मी आई, ये डिस्क्राइब कर रहा है उस मोमेंट को कि जिसमें पहली बार मैंने तुम्हें देखा था. सो कैचिंग, आई कैच नहीं कर सकती, लेकिन मेटाफर के तौर पे यूज किया गया है. एक सडन और एक कैप्टिवेटिंग किस्म का इवेंट है. और अगेन मी हार्ट गो बू 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 बू. सो ये डिस्क्राइब कर रहा है एक इमोशनल रिएक्शन. एक मेटाफर है कि हार्ट तो बू 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 नहीं करता, लेकिन
एक रैपिड और इंटेंस किस्म की बीटिंग ऑफ हार्ट की, मतलब दिल धड़का भी ऐसा कि वैसा कभी नहीं धड़का जैसा अब धड़का. So then symbolism, so drawing in the poem serves as a symbolic representation of the poet's feeling. Elements like freckles representing the heart and fingers with a ring symbolizing the desire for marriage adds layer of meaning to the poem. So we have already discussed it in 2 to 3 paragraphs earlier, so symbolism is there in the poem. Now we go with hyperbole. And I know just why I born. अभी मुझे पता लगा कि मैं पैदा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे तुमने मिलना था और मुझे तुमसे मोहब्बत होनी थी, दुनिया में मैं आया ही इसीलिए. सो इट इज हाइपरबोलिक, बहुत ही एक्सेजरेटेड है स्टेटमेंट. और पोइट्स का पर्पस इन लाइफ डायरेक्टली टाइड टू द मोमेंट दे सा द पर्सन, कि ये इस लम्हे के लिए मैं आज तक दुनिया में ख्वार हो रहा था और आज तो मुझे नजर आई है और आज वो लम्हा है. सो इट एम्प्लीफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट मोमेंट इन द पोइट्स लाइफ, कि अब ये वो लम्हा है, या तो जिंदगी बन जाएगी और होगी एक जबरदस्त सा सफर, और या जिंदगी बन जाएगी एक रोग, ना नींद आएगी और ना भूख लगेगी. सो मिटोनिमी, मिटोनिमी is also a figure of speech. So accept me, young heart, while I close. So actually young heart as a metonym for the poet's sincere emotion use किया गया और suggest कर रहा है कि person should accept the genuine feeling expressed in the letter. Metonymy is a figure of speech. Just for explanation, quick explanation, figure of speech एक अलग वीडियो में बड़ी डिटेल में एड्रेस हुए हैं. So a concept is referred to by the name of something closely associated with that thing. A close association with one thing to the other. So this concept is represented by metonymy. For example, कि हम जिस तरह किसी जगह को कहते हैं ये एक व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस, तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई प्रेसिडेंशियल एडमायरेशन है. मतलब जिस तरह व्हाइट हाउस अमेरिका में है, मीन्स कि ये कोई बड़े बंदे का घर है, ये किसी सदर का, ये किसी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का घर है. सो मीन्स ये रिलेशन जो है इसको metonymy कहते हैं. So use of imagery in the poem. Throughout the poem, there is a vivid imagery created through the use of descriptive language, allowing readers to visualize the scenes. Means कि हैं अल्फाज लेकिन जहन में तस्वीरें बना रहे हैं. So such as the person's startled reaction when a car passes by. जब उसके करीब से कार गुजरती है तो उसकी जो वो उसने दिखाया है कि वो ऐसे उसका मुंह खुल जाता है, तो वो सिचुएशन मीन्स की इमेजरी विविड तौर पर बनाई गई. So we go with the conclusion of the poem. So the poem Love Letter is a delightful exploration of love that goes beyond linguistic and cultural boundaries. जिसने प्यार किया है वो उसको समझेगा और ये उसको दिल को छू लेगी. So Louise Bennett's use of tone, setting, symbolism and language creates a vivid and emotionally resonant poem. The playful and affectionate tone coupled with cultural nuances make the poem not only an expression of love but also a celebration of language and identity. Bennett's skillful use of figurative language contributes to the poem's overall charm, making it not only a love letter but a vibrant and expressive work of art. So मैंने ये बनाई तो आपके लिए है वीडियो, लेकिन मैंने इसको खुद भी बहुत एंजॉय किया है. सो बेनेट ने बहुत मतलब कि अछूते अंदाज में छोटी छोटी चीज़ों से एक दिल के जज्बात को और पाकीज़ा दिल के जज्बात को पोएम की सूरत में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है. जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू वेरी मच.